नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री कैंपस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जिंदल ब्रदर भाया अनाया की बात से काफी चौंक गए थे और वह अनाया को आश्वासन देते हैं कि इंडियन मिलिट्री काफी पावरफुल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर जिंदल ब्रदर को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, ऐसा बहुत कुछ है इस दुनिया में, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते। मानती हूँ कि आप काफी इन्फ्लुएंसर लोग हैं, लेकिन कई राजा रजवाड़ा ऐसे भी है जो अपने प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए खुद को इस दुनिया में गायब दिखाते हैं। लेकिन वह इस दुनिया में इतनी पावर रखते हैं जितनी एक देश का प्रेसिडेंट रखता है। और जिस खानदान ने इन लोगों को भेजा था, उनके पास भी कुछ ऐसी ही पावर है। हालांकि वह दुनिया की नज़र में बस एक रॉयल खानदान है, लेकिन उसकी छुपी हुई ताकत इतनी ज्यादा है कि वह इंडियन मिलिट्री को भी बर्बाद कर सकते हैं, या फिर वह मिलिट्री के अंदर जासूस भेजकर हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस देश की मिलिट्री पर कोई खतरा आए। और आपको भी बाहर यही बात फैलाना है कि यहाँ जो लोग आए थे वह आम गुंडे थे। वह दोनों की बात की गंभीरता समझ चुके थे, लेकिन आकाश जिंदल से रहा नहीं गया। तो वह पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कौन सा खानदान है? अनाया बिना किसी इमोशन के बोली, नहीं, आप भूल जाए इस बात को कि आपने अभी कुछ देखा भी था। फिर वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हर्ष, हमें चलना चाहिए, हमारा काम यहाँ हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और आगे की जिम्मेदारी डॉक्टर बख्शी संभाल सकते हैं, हमें और भी मामले देखने हैं। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन उसे गोद में ले जाकर कार में बैठ जाता है और पीछे जिंदल ब्रदर्स बस उसे देखते रहते हैं। उसे जाता देख आकाश जिंदल गंभीर होकर बोला, हर्षद भाई, डॉक्टर ऐना के साथ कुछ तो अलग है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारा उनसे कोई रिश्ता है। उसकी बात में हामी भरते हुए हर्षद भी बोला, तुम सही कह रहे हो, और पता नहीं वह अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठी है, वह कितनी पावरफुल है और उसे क्या क्या पता है। आकाश जिंदल भी अपने भाई से सहमत था। वह गहरी आवाज में बोला, अगर मौका मिला तो उनसे ऐसी खुफिया बातें जरूर जानेंगे, आखिर यह हमारे देश के लिए भी फायदेमंद है। तभी कुछ सोचते हुए वह अपने भाई को चमकती आंखों से देखकर बोला, अगर भाई वह मिलिट्री में आ गई, उद्धरण चिन्ह, तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर हर्षद जिंदल उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि जिस तरह की उसके पास नॉलेज है और जिस तरह की वह काबिलियत रखती है, वह कोई आम पर्सनैलिटी होगी? मुझे पक्का पता है कि वह सिर्फ डॉक्टर ऐना की एक ही आइडेंटिटी नहीं रखती होगी, जरूर बात कुछ और है। और ऐसा इंसान मिलिट्री में क्यों आएगा? भला जिसके पास खुद इतनी पावर हो। वही उसकी बात सुनकर आकाश जिंदल मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका भाई सही कह रहा था। दूसरी ओर कार में हर्षवर्धन अनाया को लेकर कार में बैठता है। वो है कि इशारे से पार्टीशन ऑन करने को कह देता है। ऐसा होते ही हर्षवर्धन सीट को थोड़ी एडजस्ट करके अनाया को प्यार से गोद में बिठाते हुए पूछता है, अब बताओ बीवी, तुम्हें क्या पता चला है? तुम इतनी परेशान क्यों हो और इस तरह से अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? अनाया जानती थी कि हर्षवर्धन इतने वक्त में उसे समझाने लगा है, या फिर कह सकते हैं उसके जज्बातों को एनालाइज करने लगा था। वह मुस्कुराकर बोली, मिस्टर हस्बैंड, आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानने लगे हैं? हर्षवर्धन भी उसके होठों पर हल्का सा किस करके उसे किसी बच्चे की तरह अपनी बाहों में कसते हुए बोली, क्या करूं बीवी, अब तुम्हारे अलावा कोई मेरे दिल में सुकून ला ही नहीं पाता, तो फिर अपने सुकून के बारे में सब कुछ जानना तो पड़ेगा। अब बच्चों जैसे हरकत करना बंद करो और अच्छे बच्चे बनकर मेरे सवालों का जवाब दो। अनाया अभी सीरियस होते हुए बोली, बात कहीं सीरियस है। उसकी बात की गंभीरता को समझते हुए हर्षवर्धन भी सीरियस हो गया। अब वह उसे अब छेड़ नहीं रहा था। तभी अनाया आगे बोली, हर्ष, वह लोग लीजेंडरी प्रधान परिवार के असेसिन थे। वही प्रधान परिवार सुनकर हर्षवर्धन को भी याद आता है कि देश में एक ऐसा खानदान है तो सही, जिनके बिजनेस में काफी बड़ी पहुंच है, यहाँ तक कि वह पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है, लेकिन वह खानदान काफी शांत माना जाता है। इसलिए हर्षवर्धन कंफ्यूजन से पूछता है, बीवी, जहाँ तक मुझे पता है, प्रधान परिवार काफी उलझा हुआ परिवार है और उनके बिजनेस और पॉलिटिक्स में काफी अच्छी पकड़ है, तो फिर वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हारी उनसे पहले से कोई दुश्मनी है, या उसने पहले तुम्हें किसी चीज के लिए ओपन किया है?
वही अपने हस्बैंड की बात सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें जितना दिख रहा है प्रधान परिवार इतना भी सिंपल नहीं है। मानती हूँ कि वह बिजनेस में अच्छे हैं और पॉलिटिक्स में अच्छे हैं, लेकिन वह एक पुरानी रियासत है। तुम ऐसा कह सकते हो कि प्रधान परिवार एक बहुत बड़ा रजवाड़ा था। आज से तकरीबन 60-70 साल पहले उनका देश में काफी दबदबा था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते उन्होंने खुद को छुपा लिया। वह आज भी पुरानी रियासत की तरह ही जीते हैं। उनके विचार, उनकी परंपरा और उनकी प्रतिष्ठा, हर चीज पुराने जमाने की तरह ही है। वह लोग कितने भी मॉडल दिखते हो, लेकिन उनके वहाँ कुछ रिवाज ऐसे हैं जो आज भी माने जाते हैं। उनमें से एक रिवाज है असैसिन रखना। वैसे तो हर्षवर्धन रावत एक लीजेंडरी नाम था और वह भी काफी सालों से बिजनेस की दुनिया में राज करते थे। यह उनकी 5वीं पेठी थी जो बिजनेस की दुनिया में टॉप पर थी, और हर्षवर्धन ने तो इस बिजनेस को देश में ही नहीं दुनिया के टॉप 5 में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन वह पुराने रजवाड़ा की रियासतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसीलिए उसे अनाया की बात समझ नहीं आई। तो वह कंफ्यूजन से अनाया की ओर देखा है, जैसे पूछ रहा हो, बीवी कहना क्या चाहती हो, और यह किस तरह का खानदान है। क्या वक्त रहते प्रधान परिवार के बारे में पता चल जाएगा, और क्या आगे चलकर अनाया और कितने राज खोलेगी, और क्या इन सब में कोई नया दुश्मन पनप रहा है। कार के अंदर अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हर्षवर्धन प्रधान परिवार के बारे में सुनता है, लेकिन उसे अनाया की बात समझ नहीं आती, इसीलिए वह उसे कंफ्यूजन से पूछता है, क्या मतलब बीवी। अपने पति का ऐसा सवाल सुन अनाया उसे समझाते हुए बोली, प्रधान परिवार पुराने रीति रिवाज को फॉलो करता है। जैसे पुराने जमाने में राजा रजवाड़ा अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसे वफादार खानदान को ढूंढता है जो सदियों से उनके परिवार के लोगों की रक्षा करता है और उनके लिए जीता मरता है। प्रधान परिवार भी इस रिचुअल को मानता है। यहाँ पर जो लोग आए थे वह प्रधान परिवार को नहीं जानते थे, लेकिन उनके लिए प्रधान परिवार उनके भगवान था, क्योंकि वह उनकी सुरक्षा के लिए ही पैदा हुए थे। उनके दिमाग को बचपन से ही इस तरह ब्रेन वॉश किया जाता है। यह तो एक छोटी सी टीम थी, उनके पास ऐसी मिनी फोर्स थी जिन्हें बचपन से ही टॉर्चर किया जाता है और इतने दुख दर्द दिए जाते हैं कि वह लोग दर्द का एहसास भूल जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के जहर से इम्यून किया जाता है ताकि उन पर किसी भी तरह का जहर और ड्रग का असर ना हो। यहाँ तक कि उनकी इमोशंस को खत्म करने के लिए उन्हें कुछ सालों तक बेस्वाद खान और बैरंग कमरे में बंद भी किया जाता है, जहाँ पर वह लोग बस अपनी कड़ी ट्रेनिंग करते रहते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता। यह एक तरह की स्पेशल ट्रेनिंग है जो पुराने जमाने से ही ऐसे असैसिन को दी जाती है। इन सभी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद यह लोग एक चलते फिरते रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। इन्हें बस प्रधान परिवार के लोगों को सर्व करने के लिए रखा जाता है। वह लोग बस उनके ऑर्डर्स मानते हैं। यहाँ तक कि टीम के लीडर को ही पता होता है कि वह किसके लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ आगे के 3 लोगों को ही पता था कि वह प्रधान परिवार के लिए काम करते हैं। बाकी के लोग तो यह तक नहीं जानते थे कि वह यहाँ क्यों आए। उनके हिसाब से उनके मास्टर उन्हें जो भी ऑर्डर देते हैं वह उन्हें बिना किसी सवाल के किसी जानवर की तरह फॉलो करना होता है। यह तक कि आगे बैठे लोगों को भी यह नहीं पता था कि उन्हें ऑर्डर कौन देता है, क्योंकि खानदान में अपनी पोजीशन के हिसाब से उन्हें लोग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। खानदान के मुखिया यानी कि जो भी उस परिवार को हैंडल करता है, उनके पास सबसे स्ट्रांग टीम और सबसे ज्यादा रिसोर्स होते हैं। उसके बाद उस खानदान के होने वाले दूसरे हेड की बारी आती है। हम यह तो नहीं जानते कि उस खानदान का हेड किस तरह से चुना जाता है, लेकिन इस तरह से उस खानदान में पोजीशन डिवाइड होती है और उनके पोजीशन के हिसाब से उन्हें अलग अलग परिवार दिए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं और उनके ही ऑर्डर मानते हैं, जैसे वह उनके नौकर हो। वही हर्षवर्धन जो अब तक खामोश बैठा हुआ अपनी बीवी की बात सुन रहा था, उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ साफ नजर आ रहा था। पहली बार हर्षवर्धन रावत, जिसने देश दुनिया में इतना नाम कमाने के बाद और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज करने के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं सुनी थी। वह बस आश्चर्य से अपनी बीवी को घूर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी के पास यह सारी जानकारी कैसे है। वह कंफ्यूजन से और बेयकीनी से बोलता है, बच्चा तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता? और क्या सच में आज की जमाने में भी ऐसी दुनिया होती है? वैसे उसके पास भी अपनी फोर्स थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वह उन खुफिया एसेसिन से भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्हें बस स्ट्रांग ट्रेनिंग दी जाती थी
उन्हें ब्रेन वॉश करके अपने अंदर नहीं रखा जाता था, ना ही उन्हें इतने दर्द से गुजर जाता था। वह अभी भी कंफ्यूज था। इंसानों को किसी निर्जीव वस्तु में बदलना कैसे मुमकिन है? इसीलिए वह अपनी बीवी को बेयकीनी से देख रहा था। अनाया भी एक गहरी सांस लेकर बोली, अभी इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है हर्ष, जो तुम नहीं जानते। जैसे तुम्हारी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानती, लेकिन वक्त रहते हम एक दूसरे को जान जाएंगे। यह बात तो हर्षवर्धन भी मानता था कि उन दोनों की दुनिया काफी अलग थी। अनाया जो जानकारी और टैलेंट का खजाना था, जिसके पास ऐसी ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था, वही हर्षवर्धन अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। हालांकि दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया और बिजनेस की दुनिया में ऐसे ही खौफनाक राज थे। इसके बारे में सिर्फ हर्षवर्धन जानता था और उन्होंने यह उस अनजान थी। वह उसे अपनी बाहों में खींचते हुए बोला, बीवी तुम इतनी खतरनाक लोगों से दुश्मनी कैसे ले सकती हो? अनाया ऐसे ही उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए नाराज आवाज में बोली, मिस्टर हस्बैंड, मैं किसी से दुश्मनी नहीं की। जहां तक मुझे पता चला है, उन लोगों को ऑर्डर्स मिले थे मुझे जिंदा लाने के लिए, और मेरे ख्याल से उस खानदान में कोई ऐसा है जो मुझसे कुछ चाहता है, या तो कोई बीमार है जिसका उन लोगों को इलाज करवाना है, या फिर वह लोग मुझसे कोई गैरकानूनी काम करवाना चाहती है, इसीलिए मुझे जिंदा चाहती है। असली सच्चाई तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वह लोग कोई लीगल काम तो नहीं करवाना चाहते होंगे, क्योंकि अगर कोई लीगल काम होता तो वह लोग आम रॉयल खानदान की तरह मेरे असिस्टेंट या फिर मेरे लोगों को इन्फॉर्म करते, और वह लोग उस तरह से मुझे अप्रोच करते। फिर एक सेठानी मुस्कान के साथ बोली, ना कि इस तरह से मुझे किडनैप करवाने की कोशिश करते। वहीं उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन एक पल के लिए डर गया। अब वह अनाया के लिए पजेसिव होने लगा था। जब बात उसकी नन्ही सी बीवी की आती थी, तो वह 29 साल का मेच्योर आदमी नहीं रहा था। वह अनाया से भी छोटा बच्चा बन जाता था। उसे अब अनाया से ऑब्सेशन होने लगा था। उसके हिसाब से उसकी बीवी एक नाजुक फूल की तरह थी, जिसे कुचलने के लिए कुछ लोग हमेशा बेताब रहते थे। अब उसे उन लोगों से जुड़ने लगी थी। वह उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, बीवी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर अनाया उसके शांत करवाते हुए बोली, हब्बी शांत हो जाओ। अभी तक वह लोग हमारे बारे में नहीं जानते, और मैं नहीं चाहती कि तुम सामने से किसी से दुश्मनी लो। हम बाद में उन लोगों को देख लेंगे। फिर उसके सीने में सिर छुपाते हुए आगे बोली, और वैसे भी हम उन लोगों से बाद में भी निपट सकते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे, तो ऐसे दुश्मनों से निपटने के मौके हमें बहुत बार मिलेंगे। यह कहते हुआ उसकी आंखों में से इतनी चमक थी जैसे वो अपने पिछले जन्म की हर कसर इस जन्म में पूरी करेगी, और उसके है दुश्मन को उसकी औकात दिखाएगी। वही हर्षवर्धन को भी अब सुकून था कि वो दोनों पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। यह लफ्ज उसे खुश करने के लिए काफी थे। क्या रावत कपल अपने सुवामनों से बदला लेगा? और क्या मकसद ही प्रधान परिवार का अनाया के खिलाफ? विशाल के प्राइवेट विला में दूसरी ओर विशाल अपने फार्म हाउस पर था। इस वक्त रात का वक्त हो चुका था और विशाल आराम से अपने फार्म हाउस पर ड्रिंक कर रहा था। वह बस अनाया के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहां पर उसके कानों में हिल की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह जानता था कि उसके गार्ड्स यहाँ पर सिर्फ कुछ ही इंसान को आने दे सकते हैं, और इस वक्त यह सिर्फ एक ही इंसान आ सकती थी, और वह थी जानवी कपूर। लेकिन न जाने क्यों उसे अब जानवी से चीड़ मैच रही थी। बार बार उसे अनाया की वो नशीली आंखें, उसका रौबदार अंदाज और उसकी शारीरिक बनावट पर ही टिकी हुई थी, जिसने उसे ऑफिस में स्कैन किया था। उसे देखने के बाद अब विशाल मेहता को जानवी किसी अछूत बीमारी की तरह नजर आती थी। अब उसकी नजरों में जानवी की औकात किसी बाजारों औरत से कम नहीं थी। उसके लिए ऐसी लड़कियों की तरह बन गई थी जो अक्सर उसके साथ रात बिताती थी। का तो वह पैसों की लालची होती थी, या फिर वह लोग मजे के लिए विशाल के साथ सोते थे, क्योंकि विशाल उनको सेटिस्फाई करता था। अब उसकी नजरों में जानवी की औकात भी इतनी ही रह गई थी। लेकिन वह जानवी को नाराज नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि जानवी किस तरह की औरत है, और आज तक जानवी ने भी नहीं उसे बहुत ज्यादा खुश किया था। जानवी उसे अपने साथ मनमानी करने देती थी। वह उसके साथ किसी जानवर की तरह बिहेव करता था और उसे नोच खाता था। तब भी जानवी उसे एंजॉय करती थी और सामने से उस प्लेजर देती थी। यही चीज उसे जानवी में पसंद आई थी। आज तक वो जितने भी औरतों के साथ सोया था, हर कोई बस मजे लेती थी। कोई
उसे मजे करवाती नहीं थी, लेकिन जानवी उसे उलट थी। जानवी उसे अपने साथ खेलने देती थी और किसी प्लेफुल टॉय की तरह बिहेव करती थी और उसे प्लेजर दिलवाती थी। इसीलिए वह पहले ही सोच चुका था कि वह जानवी को अपनी मिस्ट्रेस की तरह रखेगा, उससे भी वह हमेशा खुश रखेगा। अनाया उसकी बीवी बनकर रहेगी और जब भी उसे जरूरत होगी जानवी उसे प्लेजर दिलवाएगी, जैसे वह पहले दिलवाती थी। यही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान आ गई। तभी जानवी, जो पहले से ही अपने दिमाग में कुछ सोच कर आई थी, वह विशाल के सामने आते हुए अपनी आंखों में नमी लाए हुए पूछती है, विशाल मैं ही क्या सुन रही हूँ? तुम उस गांव की गवार से शादी कर रहे हो। तुमने अपने मॉम डैड को शादी के लिए हाँ क्यों कहा? विशाल उसकी बात सुनकर अपने हाथ में वाइन को घुमाते हुए शांत आवाज में बोला, ऐसा कुछ नहीं है जानवी, तुम गलत समझ रही हो। जानवी, जिसने अभी एक छोटी सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके सर्जरी से बढ़ाए हुए हिप और उभार साफ साफ बाहर नजर आ रहे थे, वह उसे फ्लॉन्ट करते हुए नाराज आवाज में बोली, मैं क्या गलत समझ रही हूँ? मुझे पता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वही विशाल जो अब तक बस उस टाल रहा था, वह उसकी ओर देखता है। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी लिस्टी नजरों से उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए एक्साइटेड हो गया। वह उसे हाथ से खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके कमर को सहलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है जानवी बेबी, वह मेरी मॉम का डिसीजन था। उसने मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाया उसे शादी करने के लिए, वरना तुम तो जानती हो हाउ मच आई लव यू, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकता। वही उसकी बात सुनकर जानवी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट भाव आ गया, लेकिन फिर भी वह गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे शादी नहीं करोगे, तुम बस मेरे हो। इतना बोलकर वह जानबूझकर उसकी बाहों में कस मसाने लगी ताकि उसकी ड्रेस थोड़ी इधर उधर हो जाए, और ऐसा होते ही उसके क्लीवेज बाहर साफ साफ दिखने लगे, यहाँ तक कि नीचे से भी उसकी ड्रेस काफी ऊपर हो चुकी थी। ऐसा होते ही विशाल, जो अब तक अट्रैक्ट हो चुका था, वह और तिल मिलने लगा। वो पहले से ही शराब की वजह से एक्साइटेड था, ऊपर से जानवी की हरकत से वह और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वह जानवी की बॉडी को सहलाते हुए प्यार से बोला, बीबी मान जाओ ना, वैसे भी अगर मेरी शादी उसे हो भी गई तभी मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा, और जहां तक मुझे याद है तुम खुद भी यही चाहती थी कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूं। तुमने मुझसे पहले भी एक बार इस बारे में बात की थी। यह सुनकर जानवी भी थोड़ी गिल्टी महसूस करती है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर सातिर मुस्कान लाते हुए मासूम आवाज में बोली, मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि वह घटिया गीता कपूर सारी जायदाद उस गवार के नाम कर गई है और मेरा हिस्सा भी उसे ही दे दिया। यह सब कुछ मेरा होना चाहिए। उस गवार को तो कुछ आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करके बैठी है, और यहाँ तक कि उसकी विल में भी यही लिखा था कि वह सारी जायदाद पर बस उसके हस्बैंड के नाम कर सकती है। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम उसे शादी करो और उसकी सारी जायदाद लेकर उसे रास्ते से हटा दो। फिर विशाल की ओर देखकर गुस्से में बोली, लेकिन मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम उसे सच्ची शादी करके घर बसा लो और उसे प्यार करने लगो। तुम बस मेरे हो मेरे। इतना बोलकर वो जोर से उसके होठों पर काट लेती है। वही उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे पर शैतानी भाग आ गए। वो उसके बूब को बेदर्दी से मसलते हुए हंसकी आवाज में बोला, बेबी तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहती हो। वैसे भी तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तुम्हारी यह बॉडी मुझे अपनी ओर खींचती है। उसकी हरकत से जानवी का मूड ठीक हो गया और अब वह भी प्लेफुल आवाज में बोली, मैं ऊपर से नीचे तक तुम्हारी हूँ, यह तो तुम जानते हो। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव थे, जैसे वह कह रही हो, मेरा प्लेन कामयाब हुआ। दरअसल जानवी कपूर जानबूझकर यहाँ आई थी। वह विशाल को जताना चाहती थी कि उसकी और अनाया की शादी से वह नाराज है और वह उसे अब रिश्ता नहीं रखेगी, ताकि विशाल उसे मनाए। और आज वह जानबूझकर इससे छोटे कपड़े पहन कर आई थी ताकि विशाल का ईमान डोल जाए और वह अपनी हवस पूरी करने के लिए उसकी हर बात मानने लगे, ताकि जब सगाई वाले दिन वह लोग सगाई के दिन बहाना करे कि अनाया भाग गई है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के जानवी के साथ सगाई कर ले और उसे शादी कर ले, और मेहता परिवार भी उसे अपनाने से इनकार नहीं कर पाएगा। अपना प्लान कामयाब होता देख उसके चेहरे पर एक शैतानी भाव था।
और इस बात से विशाल बिल्कुल ही अनजान था। वह तो बस उसकी बॉडी के साथ खेलना चाहता था। क्या अनाया जानवी के प्लान को जन पाएगी और सगाई होगी उनकी, और क्या होगा आगे चलकर उनकी जिंदगी में। विशाल के फार्म हाउस में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि फार्म हाउस पर जानवी विशाल को फंसाने जाती है ताकि वह अपने प्लान में कामयाब रहे, और जानवी के प्लान से अनजान विशाल आकर्षित हो जाता है और उसकी गर्दन पर अपना चेहरा चूमकर बेदर्दी से उसे काटने लगता है। वही विशाल की इस हरकत से जानवी भी पिघलने लगी थी। तभी उसे कुछ याद आता है। दरअसल कपूर मेंशन से निकलने से पहले जानवी की मां रवीना ने उसे साफ साफ समझाया था कि आज विशाल को वह पूरी तरह से खुश कर दे ताकि विशाल को उसकी आदत हो जाए और अपनी बॉडी की जरूरत पूरी करने के लिए वह तुमसे दूर जा ही ना पाए। वहीं अपनी मां की इतनी बेशर्म भरी बातें सुनकर एक पल के लिए तो जानवी को अजीब लगा, क्योंकि दुनिया की हर मां अपनी बेटी को संस्कार सिखाती है, कामयाब होना सिखाती है, लेकिन रवीना कपूर एक ऐसी बेशर्म औरत थी जो अपनी बेटी को मर्दों को खुश करना सिखा रही थी। लेकिन जाने को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह भी सालों से अपनी मां की इस नेचर को पहचानती थी, लेकिन वह उसके कहने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। तो रवीना ने उसे समझाया था कि मर्द हमेशा उन औरतों की ओर खिंचाव रखते हैं जो समाज में एक अच्छा नाम रखती है और जिनके पास प्रॉपर्टी और पैसा हो, लेकिन अमीर मर्द को यह सब कुछ नहीं चाहिए। अमीर मर्दों को ऐसी औरतें चाहिए जो उन्हें बिस्तर पर सेटिस्फाई करें और उन्हें अपने शरीर के साथ बांध रखे। इसीलिए हर अमीर व्यक्ति की एक दो रखेल होती ही है, और यह आम सी बात है। इसलिए तुम्हें विशाल को अपने हुस्न की जाल में फंसाना होगा ताकि विशाल तुमसे दूर ना जा पाए और तुम्हारी हर बात माने। जानवी ने भी अपनी मां की बात समझ चुकी थी। यह याद करते हुए जानवी विशाल को पूरी तरह से सीरियस करने लगी। तभी जानवी कुछ सोचते हुए विशाल के कानों को चूमते हुए लुभावनी और हाफती आवाज में बोली, वैसे विशाल काफी वक्त हो गया हमने बिस्तर पर टाई के साथ प्ले नहीं किया, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। उसकी बात सुनकर तो विशाल और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वह उसकी बॉडी को सहलाते हुए बोला, तुम क्या करना चाहती हो बेबी, मुझे साफ साफ बताओ। उसकी बात सुनकर जानवी एक्साइटेड होकर उसके होठों पर अपने हाथ रखकर एक छोटी सी किस करती है, फिर काफी आकर्षित तरीके से खड़े होते हुए वहां से अंदर जाने लगती है। अंदर जाते हुए भी वह अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही मटका रही थी और बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर एक डिप आवाज में बोली, लेट्स गो बेबी, फन विद मी। उसकी इस तरह की हरकत और इतना सेडिक्टिव अंदाज देखकर विशाल का तो मुंह खुला का खुला रह गया। जानवी कपूर आज से पहले भी काफी बार बोल्ड हुई थी, लेकिन वह इस तरह से कभी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करती थी, या फिर कह सकते हैं खुलकर उसे आकर्षित नहीं करती थी। हर बार बस वह हल्की सी छोटी मोटी हरकतें करती थी, उसी में विशाल कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता था। लेकिन आज तो उसने हद कर दी थी। आज तो वह किसी भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी थी, और विशाल भी कुछ कम नहीं था। वह पूरी तरह से उसमें खो चुका था। वह भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा उसकी सांस भारी करने के लिए काफी था। विशाल पहले ही अपना शर्ट दरवाजे पर निकाल चुका था। अब उसने सिर्फ नीचे एक पेंट पहना था, लेकिन अंदर जानवी बिस्तर पर घुटनों पर बैठी थी। उसने अपने पैरों को खोल रखा था। वह गर्दन पर काफी अजीब तरह का ब्लैक बेल्ट पहना था, जिसकी रस्सी बिस्तर से नीचे लटक रही थी, और उसने अपने हाथों को काफी आकर्षित तरीके से बिस्तर पर रखा था। वह आगे की तरफ झुकी हुई थी, जिसे वह कोई एक पेट डॉग हो। वही उसकी हरकत से तो विशाल इतना एक्साइटेड हो गया कि उसकी सांसें भारी होने लगी। वह हवस भरी नजरों से जानवर को देखते हुए बोला, जानवी बेबी, तुम्हें नहीं लगता आज तो तुम ज्यादा ही नॉटी हो रही हो, या फिर कह सकती हो कुछ ज्यादा ही प्लेफुल हरकतें कर रही हो। तुम जानती हो ऐसी हरकतें मुझे बेकाबू करती है। जानवी भी प्लेफुल आवाज में बोली, बेबी इसीलिए तो मैं आ जाई हूँ, कम ऑन बेबी सेटिस्फाई मी। इतना बोलकर वह अपनी एक उंगली को हिलाकर विशाल को अपनी ओर बुलाती है। जानवी का यह अंदाज विशाल को काफी एक्साइटेड कर देता है। वह बिस्तर के नीचे लटक रहे बेल्ट को धीमे से हाथ में लपेट लेता है और जोर से उस बेल्ट को अपनी ओर खींचता है, जिससे जानवी भी उसकी ओर, उसके साथ साथ उसके सीने से उसकी छोटी सी ड्रेस बिल्कुल ही हट गई, जिसे देखकर विशाल उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, आज तो कुछ खिलौने के साथ फन करने का मूड है। इतना बोलकर पास के टेबल से एक एडल्ट टॉय निकालता है, जो काफी अजीब था। एक अजीब सी रस्सी पर छोटे छोटे पिंक कलर के कार्टून बने हुए थे।
उसे अपने हाथ में लेते हुए जानवी की ओर देखकर बोला, जानवी बेबी क्या तुम तैयार हो आज के फन के लिए? वही उसके हाथ में उस टॉय को देखकर एक साइड आवाज में बोली, बिल्कुल काफी वक्त हो गया, हमें टॉय के साथ खेलना नहीं आया। आई एम सो एक्साइटेड। इतना बोलकर वह लंबी लंबी सांस भरने लगी। उसकी इस हरकत से तो विशाल और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वह झटके से जानवी को बिस्तर पर फेंक देता है। फिर उस टॉय का इस्तेमाल करके जानवी के दोनों हाथ और दोनों पैरों को बिस्तर पर बांध देता है। इस वक्त जानवी बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी हुई थी। फिर वही पास से एक छुरी निकालकर उसके कपड़े को एक झटके में फाड़ देता है। ऐसा होते ही जानवी एक्साइटेड होकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। अब जानवी अब खुद पर काबू नहीं कर पा रही था, तो वह कसमसाते हुए गहरी सांस खींचते हुए बोली, विशाल बेबी फास्ट, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। विशाल भी उसके गले में पड़े हुए बैग को खींचते हुए उसके ऊपर आ जाता है। अब तक उसने अपने भी कपड़े निकाल दिए थे। वह उसके ऊपर जाकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारते हुए बोला, रिलैक्स बेबी, आज हम वाइल्ड फॉर प्ले करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। वही जानवी जिसके चेहरे पर विशाल के हाथ के निशान छप चुके थे, लेकिन फिर भी वह एंजॉय करते हुए बोली, आई एम सो एंजॉयिंग बेबी। वही उसकी इस बात से विशाल और भी बेकाबू हो गया और वह जानवी पर हावी होकर उस पर टूट पड़ा। उन लोगों ने पूरी रात इसी तरह एक दूसरे की बाहों में बिताई। जानवी भी अब तक अपने शरीर पर लगे हुए कई सारे निशान को देखकर खुश हो रही थी कि अब विशाल उसे दूर नहीं जाएगा और वह उसके मोह में फंसा रहेगा। विशाल भी अपनी बेरहमी उस पर दिखाकर सेटिस्फाई था, क्योंकि कोई आम लड़की उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ तक कि जो लड़कियों को वो अपने लिए बुलवाता था, वह भी उसे अपने ऊपर इस तरह का टॉर्चर नहीं करने देती थी। लेकिन जानवी अलग थी, वह उसे सेटिस्फाई करती थी। क्या इनका यह हवस का रिश्ता टिकेगा या फिर विशाल दिखा देगा अपनी असली औकात? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।